हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी साइंस टीचर आपके लिए 9th क्लास का थर्ड चैप्टर जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ये चैप्टर लेकर आई हूँ। इस चैप्टर की आपको पीडीएफ भी दूंगी। साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स 22 पॉइंट मैं आपको क्लियर करती जाऊँगी, जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके। और इस चैप्टर की जो पीडीएफ मैं आपको भेजूँगी इसको नोट डाउन ज़रूर करना आप। और जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसको पूरी वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। जो चैप्टर थर्ड है आपका 9th क्लास का वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं वन बाय वन, वो आपको नोन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद कौन कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो देखेंगे। और दो केमिकल कॉम्बिनेशन जो नेम होते हैं वो हमारा होता है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर देखेंगे कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है। फिर आगे हम वन बाय वन करके इसका मॉडर्न डे के क्या क्या सिंबल्स हैं एटम्स के वो देखेंगे। एटॉमिक मास देखेंगे, एटम एग्जिस्टेंस देखेंगे, मॉलिक्यूल्स देखेंगे, एटॉमिसिटी देखेंगे, केमिकल फॉर्मूले, उसके बाद केमिकल फॉर्मूले की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और केमिकल फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर यूनिट मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है और इसको निकाला कैसे जाता है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद एट लास्ट के जो टॉपिक्स हैं वो हैं आयंस, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। ये भी हम सारे वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो भी मेरी वीडियोस होती हैं चैप्टर से रिलेटेड उनको पूरा आपको देखना है ताकि सबके लिए बेनिफिशियल हो। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना है। तो चलते हैं अब हम इंट्रोडक्शन पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में क्या था कि एटम स्टार्टिंग में ही नामकरण एटम नहीं हो गया। स्टार्टिंग में जब 500 बीसी के अराउंड क्या हुआ था, एक फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़ नाम के, इन्होंने एक थ्योरी पोस्टुलेट की थी और इस थ्योरी में बताया था इन्होंने कि जो हमारे मैटर हैं, जिनका नाम इन्होंने बोला पदार्थ हिंदी में, जिन्हें मैटर को पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, तो इनको बोला कि जो पदार्थ हैं अगर हम इनको डिवाइड करने चलें तो ये पदार्थ मैटर इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे कि फिर हम उनको और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और इनको ये बोला कि जब हम इसको डिवाइड करने चलते हैं मैटर को, तो जो पार्टिकल निकल के आते हैं वो पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं कि फिर हम उसको और तोड़ नहीं सकते हैं और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और उन पार्टिकल्स का नाम, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स का नाम दिया महर्षि कन्नड़ ने परमाणु। हिंदी में क्या दिया? परमाणु। इसके बाद आए हमारे ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने इन्हीं परमाणुओं का नामकरण किया एटम के नाम से कि ये परमाणु जो है एटम बोले जाते हैं। यही एटम जो है आगे और हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर एंटोइन एल लेवोइशर नाम के हमारे साइंटिस्ट आए। इन्होंने एक केमिकल साइंस की थ्योरी को फाउंड किया, स्थापना की और इसमें इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड लॉ थे वो दो इम्पोर्टेंट लॉ दिए। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट लॉ थे केमिकल कॉम्बिनेशन के वो है हमारे, एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स कंजर्व का क्या मतलब होता है? हमेशा एक जैसा रहना, हमेशा उसको सिचो के रखना, कभी भी वो ख़त्म नहीं होगा ना ही वो बनेगा। तो यही इसकी लॉ भी है। इसका लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कि मास ना तो कभी बनता है ना तो कभी बिगड़ता है, ना कभी डिस्ट्रॉय होता है, ना ही कभी क्रिएट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये हमेशा कंजर्व्ड रहता है,
हमेशा कंजर्व रहता है। ये हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसमें क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन्स कंजर्व। हमेशा ही कैसा रहता है, कंजर्व। ना ही ये बनता है, ना ही बिगड़ता है, ना तो क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ये हमेशा कंजर्व रहता है। ये इंपॉर्टेंट भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोला है तो रिमेन कंजर्व है अगर मास, तो किस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्टेंट से मिलकर बनती है प्रोडक्ट, है ना, पूरा ये जो सिस्टम है ये हमारा रिएक्शन कहलाया जाता है। तो इसमें क्या है, जो रिएक्टेंट्स का जो मास होगा वो हमारे प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। यही हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट हो सकता है, ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये हमेशा कंजर्व्ड रहता है। और एग्जांपल के तौर पे हमने एक इक्वेशन भी लिख दी है, उसमें हमारे दो रिएक्टेंट है ए और बी नाम के, और ये प्रोडक्ट बने हैं ए बी। प्रोडक्ट का मास जो है वो भी ए बी है, और जब हम रिएक्टेंट के मास की बात करेंगे तो वो भी हमारा ए बी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के जो मास हैं वो प्रोडक्ट के मास के बराबर हैं। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हो गया सबको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है हमारा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में क्या होता है, जैसे मैं पहले ही आपके लिए एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, वाटर। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है। जैसे वाटर होता है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है 1 होता है, और इसमें एटम कितने नंबर ऑफ एटम 2 हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। प्लस ये किसका हो गया हमारा एटॉमिक मास, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन का। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा 16। तो इसी अगर हम 2:16 का रेशियो करें तो ये हमारा आ जाएगा 1:8, ठीक है। तो अब ये जो 1:8 रेशियो है वाटर का, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है। चाहे वो किसी का भी वाटर हो, चाहे ओशियन का हो, चाहे हमारे घर के पानी का हो, पानी हो, है ना, कहीं का भी हो, ये हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलता है। तो यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जो हमारे एक प्योर केमिकल कंपाउंड है उसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से कंबाइन होते हैं कि इनके जो फिक्स प्रोपोर्शन है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ पे है 1 हाइड्रोजन का होगा और 8 हमारा जो है वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो ये प्रोपोर्शन हमेशा ही फिक्स रहेगा। यही हमारा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसमें देख लेते हैं, ए प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। जो हमारा केमिकल कंपाउंड है वो क्या करता है, सेम एलिमेंट कंबाइन जो हो रहे हैं उसमें, वो किस में कंबाइन होते हैं, वो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं हमेशा उनके मास। अब मैंने यहाँ मास ही तो लिया था 2:16, ये मास ही तो था। तो इसी मास का जो प्रोपोर्शन बना है वो 1:8 जो बना है वो हमेशा कैसा रहेगा, डेफिनेट रहेगा हमेशा हर जगह। तो यही हमारा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी वाटर ही लिया हुआ है। जैसे रिवर का वाटर जो है, ओशियन का ले लो, दोनों में ही जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा, 1:8 ही होगा। एग्जाम्पल दूसरा यहाँ पे देखा है, इन वाटर जो रेशियो का मास का हाइड्रोजन का वो भी हमारा ऑलवेज 1:8 ही रहेगा। यहाँ पे भी सेम यही बोला है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। कैसे रहेगा, ये 1:8 ही रहेगा। ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे 2 लॉ जो होते हैं, एक होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे इसका नाम है कि मास जो है हमेशा कंजर्व रहेगा। ये मास किसी भी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होंगे उनका जो मास होगा, वो प्रोडक्ट का जो मास होगा वो हमेशा बराबर होगा। ना तो मास क्रिएट होगा, ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि जो मैटर होता है ना, किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है वो कभी भी नहीं हो सकता है डिस्ट्रॉय, ना ही क्रिएट। इसीलिए भी हमारा मास जो है क्या होता है, कंजर्व रहता है।
तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फिक्स कंबाइन जब हम करते हैं एलिमेंट्स को किसी भी केमिकल कंपाउंड में, तो वो हमेशा ही फिक्स प्रपोर्शन में होते हैं उनके बाय मास के, और इसी को हम बोलते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल था वाटर, वो हमेशा 1:8 में ही फिक्स रहते हैं, कभी भी उनका जो प्रपोर्शन है वो चेंज नहीं होता। अब हम देख लेते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने एटम किस तरीके से होता है, इसका क्या क्या रोल होता है, तो थ्योरी दी थी। वो थ्योरी में पॉइंट्स कौन कौन से थे? एक तो ये कि जो हमारे मैटर होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एटम्स। जितना भी मैटर है हमारे पूरे वर्ल्ड में, देखिए कि आसपास भी देखो आप कि जो भी चीज़ जगहें घेर रही हैं और जिनका जो मास है जिनका, तो हम उन्हें मैटर बोलेंगे। और ये जो मैटर हैं इनके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एटम्स। इन एटम्स को हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर पढ़ा हमने, है ना। तो यही जो होते हैं हमारे एटम्स, ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ये हमारा पहला पोस्टुलेट एटॉमिक थ्योरी का डाल्टन की। दूसरा कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं एटम्स हमारे, ये ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तीसरा है कि जो हमारे एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो हमेशा कैसे रहते हैं? एक जैसे रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ना तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, ना ही उनके कभी एलिमेंट उनके मास चेंज होते हैं। हमेशा वो कैसे रहते हैं? एलिमेंट जो एटम्स के एलिमेंट है किसी में, हमेशा उनका मास आइडेंटिकल रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो डिफरेंट मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी होती है। देखिए यहाँ पे बोला है जैसे एटम्स हैं और अलग अलग एलिमेंट है, जैसे आयरन ले लीजिए आप, ठीक है, या कॉपर ले लीजिए। तो यहाँ पे जो है ये और ये दोनों ही एलिमेंट अलग अलग हैं। तो इस एलिमेंट का एटम जो है और इस एलिमेंट का जो एटम है, इनके अलग मास होंगे और अलग ही केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है इसमें कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। जब भी ये कंपाउंड बनते हैं, जैसे मैंने H2O का आपको एग्जांपल बताया था, तो ये H और O, H2O में हमारा जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये कंबाइन होते हैं होल नंबर्स में ताकि ये कंपाउंड बना लें। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए कि जो रिलेटिव नंबर होते हैं और काइंड्स होते हैं एटम्स के, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड में। ठीक है, तो ये थी आपकी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कि जो हमारे मैटर हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनते हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एटम। ठीक है, फिर नेक्स्ट कि ये एटम जो है बहुत छोटे होते हैं कि हाँ इनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ये जो एटम्स हैं, ये इनका जो मास है ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। फिर जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, वो सेम होता है। एक एलिमेंट की बात हुई है, अलग अलग की नहीं। जब डिफरेंट एलिमेंट की बात होगी तो उनका मास भी अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। लेकिन सेम ही एलिमेंट है, जैसे आयरन ही एलिमेंट ले रहे हैं हम, कहीं पर भी ले रहे हैं, तो मास भी सेम होगा इसका और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही होगी। तो ये थे हमारे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स। ये देख लीजिए, डायग्राम भी इसमें मैंने दिखाई हुई है। लास्ट जो पॉइंट था इसमें कि यहाँ पे 16 यूनिट मास यूनिट हैं और यहाँ पे 2 मास यूनिट लिए हैं, तो टोटल जो हमारे मास यूनिट कितनी बन गई है इसकी? 18 बन गए। तो ये थे हमारे LHS मीन्स जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं ये, और ये हैं हमारे प्रोडक्ट, है ना, मतलब RHS। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ 16 और 2 को, ये भी 18 हो जाएगा और ये भी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे हैं? ये कंजर्व्ड है, इनके मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब हम एटम्स देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा ही है कि किसी भी दीवार को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है। 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, ऐसे ही ईंट चलती जाती हैं और पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। इसी तरीके से आपने सेल भी देखा है कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ग्रुप ऑफ सेल कहलाई जाती है हमारी टिश्यू, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू कहलाई जाती है हमारी ऑर्गन,
फिर ऑर्गन के ग्रुप कहलाया जाता है ऑर्गन सिस्टम। इसी तरीके से पूरी बॉडी तैयार हो जाती है सेल से। तो यहाँ पर भी यही बात है, हम बात करें एटम्स की, तो जो यहाँ पे एटम्स हैं ये भी हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं, बट किसके, यहाँ पे ये जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं ये है मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। किसके हैं, मैटर के। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो मैटर है वो किससे बने हुए होते हैं, एटम से बने हुए होते हैं, है ना, जिनको हम परमाणु भी बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे ये क्या है, मैटर से बने हुए हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक किसका है, एटम, मैटर का है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर कि जो अगर हम एटॉमिक थ्योरी देखें मॉडर्न, तो यहाँ पे जो एक एटम है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, जो कि पूरे केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, ठीक है। और जो एटम्स होते हैं हमारे वो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें, और इन एटम्स को हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, हमें उनको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इतने स्मॉल होते हैं कि वो एकदम हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख पाते हैं हम उनको, ठीक है। और जो साइज़ होता है एटॉमिक रेडियस का वो नैनोमीटर्स में हम मेजर करते हैं, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर का मेजरमेंट होता है। कुछ हम इनके एटॉमिक सिंबल्स भी देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये एटॉमिक सिंबल की बात आई है तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को हम दिखाएंगे तो वो एक्स से दिखाएंगे, याद रखना। ये अभी जो हम 9th क्लास पढ़ रहे हैं ना, ये आपके लिए बेस है, 9th क्लास आपके लिए बेस है, 10th जो है इस पे बेस होगी एकदम, और 9th और 10th का कॉम्बिनेशन जो है आपको 11th में हेल्प करेगा। इसीलिए जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो जो सिंबल है एक्स, एक्स यहाँ पे किसी भी एटॉमिक सिंबल को हम दिखाते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक एक्स होता है, एक ए होता है, एक जेड होता है। जो एक्स है ये हमारा एलिमेंट होता है, क्या होता है, एलिमेंट। जैसे कि हम ले लें सोडियम ले लेते हैं, ओके, सोडियम हमारा क्या है, एलिमेंट। एटॉमिक ये होता है हमारा ए से एटॉमिक मास, क्या होता है, एटॉमिक मास, यहाँ लिख लेते हैं एटॉमिक मास है ये। और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हम एटॉमिक नंबर को, इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये। एक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट से, ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास से, और जेड को रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर से। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ किसी एलिमेंट का, Na, ठीक है, सोडियम। तो सोडियम किसी एलिमेंट को लिखते हैं हम तो इस तरीके से लिखते हैं कि एलिमेंट, और यहाँ होता है उसका एटॉमिक नंबर, जेड से जो रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ होता है उसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ यहाँ सोडियम का, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का, 11, और एटॉमिक मास क्या होता है सोडियम का, 23। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है आपको कि जो सिंबल है एक्स, ये होता है हमारा एलिमेंट का सिंबल, और ए होता है हमारा एटॉमिक नंबर, यहाँ पे उल्टा हो गया है, सॉरी, कि जो एटॉमिक नंबर है वो जेड से रिप्रेजेंट होता है, इसको सही करना आप, और जो एटॉमिक मास है वो ए से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको सही कर लेना याद से। और जो हमारे एटॉमिक नंबर होते क्या हैं, जो हमारा एटम है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन, हमारे प्रोटॉन भी पाए जाते हैं। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और जितना भी हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं या कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो हमारे होते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर, हम एटॉमिक मास हमारा, या मास नंबर एटॉमिक मास एक ही बात होती है। मास हमारा क्या होता है, दोनों का सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारे होते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास, ठीक है, दोनों का सम होता है। तो यहाँ पे आ गई बात। और एक और बात, ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, जो एटॉमिक मास नंबर होते हैं या एटॉमिक मास होता है वो हमारे यूजुअली डबल हो जाता है एटॉमिक नंबर के, बट कुछ कुछ ही होते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली होता है, कुछ कुछ होते हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं, वैसे तो मोस्टली डबल ही होता है,
कुछ कुछ होते हैं जो कि आगे पीछे हो जाते हैं एटॉमिक मास, जैसे कि हमारा सोडियम का भी मैंने लिया था, वैसे 11 होता है तो एटॉमिक मास 22 होना चाहिए, बट इसका 22 ना होके कितना होता है, 23 होता है। तो इस तरीके से। लेकिन बाकी अगर आप देखते हैं मोस्टली, जैसे ऑक्सीजन का ले लें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और इसका एटॉमिक मास होता है हमारा 16। तो ये वाले जो चेंजेस बहुत मोस्टली जो हैं वो डबल ही हो जाते हैं, कुछ एक आध होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, हम आगे वीडियोस में देखेंगे भी इसको। अब यहाँ पे मैंने बात आपको बता चुकी है ऑलरेडी कि जो हमारे 1 मीटर में हमारे 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, या उल्टा बोलें कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁻⁹ मीटर होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए ले लिए हैं कि रेडियस के, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस एक बार देख लीजिए कि जो हमारा हाइड्रोजन का एटम होता है, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद नहीं करना है, इसका बस जस्ट देखो कि रेडियस इसका 10⁻⁻10 होता है, इसका 9 होता है, इसका -8 होता है, इसका -4 होता है, इसका -3, इसका -1, इसका कोई रोल नहीं है इसमें। ये कुछ सिंबल्स हैं हमारे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, सिल्वर, लेड, कॉपर, ये कुछ हैं हमारे डेल्टन के द्वारा ये प्रपोज किए गए थे सिंबल्स, इनको देख लीजिएगा। अब आती है बात यहाँ, देखिए जब तक आपको सिंबल याद नहीं होंगे एलिमेंट्स के तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। तो आपको ये टेबल याद करना है, और मेरी क्लास के जितने भी बच्चे हैं ये टेबल मैं आपसे पूछूंगी कौन सा एलिमेंट का क्या सिंबल है, मैं कोई भी एलिमेंट पूछ सकती हूँ, इसका सिंबल बताइए। तो मोस्टली जो है मैं आपको याद करने का तरीका ही बता दूँ, जैसे एल्यूमिनियम है तो Al है, आर्गन है तो Ar है, बैरियम है तो Ba है। मोस्टली इसमें भी क्या होता है, स्टार्टिंग के ही लेटर्स होते हैं, जैसे बोरोन का B दे दिया गया, ब्रोमीन का Br दे दिया गया है ना, मैग्नीशियम का Mg दे दिया गया है। कुछ ही जो होते हैं आपको बस देखने की जरूरत है, जैसे यहाँ लेड है तो लेड का यहाँ पे एकदम डिफरेंट है, वो क्या है हमारा Pb, यहाँ आयरन का एकदम डिफरेंट है, Fe है, ठीक है। गोल्ड का एकदम डिफरेंट है, Au है। सिल्वर का एकदम डिफरेंट होता है, Ag होता है। लेकिन मोस्टली हमारे फर्स्ट लेटर से ही कंप्लीट हो जाते हैं। सोडियम का है हमारा Na, सिल्वर Ag, यूरेनियम U, ये तो फर्स्ट लेटर से ही है। लेकिन टेबल को आपको याद करना है, क्योंकि इसी की वजह से फिर आप आगे के जितने भी हैं ना, जब तक आपको नहीं आएगा सिंबल लिखना तब तक आप कुछ ही नहीं कर सकते हैं। सिंबल लिखना नहीं आएगा तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे, ना ही उसका वैलेंसी बता पाओगे, ना ही एटॉमिक नंबर याद कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अब हम देख लेते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो हमारा जो एटॉमिक मास है और मास यूनिट को अगर हम देखें तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि एटम का मास क्या है, कि उस एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उनका सम होता है हमारा एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात आई है, ये हमारा एटॉमिक मास जो है वो टोटल होता है मास का, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, किसी भी एटम में, किसी भी ग्रुप ऑफ एटम में, या एवरेज मास हम इसे बोल सकते हैं, एवरेज मास। और जो मास होता है एटॉमिक पार्टिकल का उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। ये जो है हमारा एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, जो किसी भी एटॉमिक पार्टिकल का जो मास है उसी को हम बोल देते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और इसको जिससे हम एक्सप्रेस कर देते हैं एटॉमिक मास को, जिस यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से करते हैं, उसको हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और एक और बात, अगर हम AMU के बारे में बात करें, AMU है ना, तो हमारी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है, वो हमारी होती है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम का, ये होता है हमारा AMU। ये आपको याद करना है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि क्या होता है हमारा 1 एटॉमिक यूनिट मास, ठीक है।
अब ये देखिए कि एटॉमिक मास मैंने से आपको ऊपर बताया था, एटॉमिक मास जस्ट डबल होते हैं, बट कुछ जो होते हैं आपको याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, बट होना इसका जो मास है वो डबल होना चाहिए 2, बट ये ना हो कि हमारा एटॉमिक मास भी इसका 1 होता है। ये एक्सेप्शन केस आप याद करके रखना, क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते हैं, 12th में भी पहुंच जाते हैं इवन, तब भी इस गलती को दोहराते हैं कि जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो क्या करते हैं 2 कर देते हैं, बट 2 नहीं होता 1 होता है। ठीक है, कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर 6 होता है तो जस्ट डबल कर दिया गया है। नाइट्रोजन का 7 होता है तो इसका भी जस्ट डबल कर दिया गया है। ऑक्सीजन का भी 16 कर दिया है, इसका 8 होता है ऑक्सीजन का। सोडियम का हमारा 23 है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। 11 होता है एटॉमिक मास, लेकिन 23 करते हैं, तो कुछ कुछ का आपको याद करना पड़ेगा। जैसे क्लोरीन का भी देखिए 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, लेकिन इसका यहाँ पे 34 होना चाहिए, बट इसका क्या होता है एटॉमिक मास 35.5। तो ऐसे वालों को आपको याद करने की ज़रूरत है जो थोड़े हटके हैं, अदरवाइज तो ठीक है। कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और एटॉमिक मास 40, जस्ट डबल होता है। तो ये थी आपकी एटॉमिक मास की बात। अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स और उसकी एटॉमिसिटी पर। अब देखिए मॉलिक्यूल होते क्या हैं, हमने देखा है ना H2O, ये हमारा एक कंपाउंड, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, लेकिन ये कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने पानी दिखा रहा है इसमें, ये कौन दिखाएगा, ये दिखाता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो है वो छोटी से छोटी यूनिट होती है किसी भी कंपाउंड की। जैसे यहाँ पे H2O लिया मैंने, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि H2O है कितनी है, तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है। तो ये दिखा क्या रहा है, 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है कि जो हमारा कंपाउंड है वाटर का, वो हमारा कितनी स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें अकर कर रही है। तो 1 हमारा है इसमें मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल को हम डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये हमारी कंपाउंड की। कंपाउंड है ये हमारा H2O, क्योंकि 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड की छोटी से छोटी यूनिट जो कि एक केमिकल प्रॉपर्टी, पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को कंटेन करती है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, मॉलिक्यूल जो है वो छोटी से छोटी यूनिट होती है किसी भी कंपाउंड की, जो कि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। ठीक है, और एटॉमिसिटी क्या होती है, जैसे यहाँ पे H2O हो गया, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो यहाँ बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं, 3 लिख दूँ तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं। जो आगे लिखे जाते हैं वो हमारे मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए एटम की, तो जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, बट अगर यहाँ पे भी बात आ जाए, यहाँ 2 आगे लिख दिया ना मैंने, दोबारा इसको दिखाती हूँ मैं आपको, क्या H2O लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अगर यहाँ पे पूछा जाए आपको कि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, तो यहाँ ऑलरेडी 2 एटम तो है ही हाइड्रोजन के, साथ साथ ये 2 ये पूरा मॉलिक्यूल जो है बना रहा है, तो ये 2 जो है वो H के साथ भी आएगा और O के साथ भी आएगा। तो जब H के साथ आएगा तो हाइड्रोजन के एटम बना देगा ये 4 और ऑक्सीजन के एटम बना देगा ये 2। तो ये होती है एटॉमिसिटी। लेकिन हम नॉर्मली एटॉमिसिटी को देखें कि हमारे जो एटम्स हैं वो हमारे डायटम में भी फॉर्म करते हैं, होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और मोनो एटॉमिक में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फॉर जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन की बात ले ली, हाइड्रोजन की बात ले ली, क्लोरीन की बात ले ली, आयोडीन की बात ले ली, तो ये हमारे सिंगल इस तरीके से कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। ऑक्सीजन जो है एग्जिस्ट करता है O2 में, हाइड्रोजन H2O में, Cl2 में, आयोडीन इस तरीके से, ठीक है, H2 में, सॉरी I2 में। तो ये क्या है, ये एटॉमिसिटी है, जो नीचे लिखे गए हैं ना, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने इसमें पार्टिकल प्रेजेंट हैं, वो हमारे कहलाते हैं एटॉमिसिटी। यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम कि एटॉमिसिटी जो है वो कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उस एलिमेंट में, एक मॉलिक्यूल के, तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल बता दिया आपके। ये तो हमारे डाई एटम्स हैं, ऑक्सीजन हो गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि इसमें 2 है एटॉमिसिटी तो ये डाई एटम्स हैं। मोनो एटॉमिक भी होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें सिल्वर, गोल्ड का ले लें, सिल्वर का ले लें, तो यहाँ पे ये क्या है, मोनो एटॉमिक है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो एटम है, नंबर ऑफ एटम है
इस एलिमेंट में Au और Ag में वो हमारा 1 है और 1 को हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। ठीक है, तो ये थी आपकी एटॉमिसिटी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है? किसी भी जो एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि उसके एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो ये ठीक है, बट नहीं करते हैं तो इनको कुछ इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर भी करने पड़ते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यही जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं वैलेंसी। और ये पूरी लाइन को बोलने के अलावा हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, के किस तरीके से वो शेयर कर सकता है या गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो उसकी वैलेंसी कहलाई जाती है। तो वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट्स की। और वैलेंसी को किस तरीके से निकाला जाता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको ले लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी होगी। वैसे मैंने आपको मेरी पहली प्रीवियस वीडियोस देख लेना आप, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैंने पूरा एक्सप्लेन करने बैठी तो। फिर भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने सोडियम का ही एग्जांपल ले लिया। अब इसका जो एटॉमिक नंबर, आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर के साथ साथ कौन से एटम आ रहे हैं वो भी याद करने हैं। एलिमेंट के साथ साथ 1 to 20 उनके एटॉमिक नंबर याद करने हैं। ठीक है, मैं अभी आपको टेबल दूंगी, वो आपको पूरा याद करना पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा याद है तो आराम से आप सबकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगर करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बट मैंने क्या बोला कि अपने लास्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए लास्ट वाली शेल तो इसकी ये वाली है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या करता है कि अपने लास्ट शेल से जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसी को दे देता है, ताकि उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ये वाले रह जाएं। तो दे रहा है तो इसकी भी हमारी क्या हो जाएगी, देना भी हमारा ये क्या है, एक वैलेंसी ही है। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 वैलेंसी हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया वैलेंसी का सिस्टम। तो वैलेंसी थी ये। अब मैंने आपको जो बोला है यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। इनके सिंबल भी दिए हुए हैं, साथ साथ वैलेंसी भी दी हुई है। हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 1 होता है, और जब हाइड्रोजन का 1 है तो आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो ये क्या करता है, इसको डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। हमारी शेल होती है KLMN शेल्स होती हैं। ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 8, फिर 8, फिर 18, इस तरीके से चलता है ये चीज़। ठीक है, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, ये होता है डुप्लीकेसी, मतलब डुप्लीकेट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन की बात हुई है तो हाइड्रोजन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसकी आउटर मोस्ट शेल में। अब डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए वो एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ले रहा है तो यहाँ पे भी हमारी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सबका 1 by 1 करके हैं। आयंस इस तरीके से चार्जेस भी लगते जाते हैं, जितनी वैलेंसी जो है वो ऊपर शो होती हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देखिएगा। अब केमिकल फार्मूला लिखाने का भी तभी आ सकता है आपको जब आप ये पता हो क्या सिंबल होता है और किस तरीके से इसकी वैलेंसी निकाली जा सकती है। ये 2 चीज़ें पता होंगी तभी आप केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, जैसे हम HCl की बात करें तो हमें लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रो आ रहा है मीन्स हाइड्रोजन, और क्लोरिक आ रहा है मीन्स क्लोरीन।
तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन का मैंने और क्लोरीन का क्या लिख लिया, सिंबल लिख लिया। अब इनके सिंबल के नीचे हमें इनकी लिखनी है वैलेंसी। तो अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको कि जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इस 17 को हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा 2 8 7 में। अब इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और हमें कितने चाहिए, 8। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन जब ले रहा है तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इनकी जो वैलेंसी के क्या हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होता है वो होता है हमारा HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरीके से सारे हमारे कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं और यही तरीका है केमिकल फार्मूला लिखने का। दूसरी वीडियो बनी हुई है किस तरीके से केमिकल फार्मूला लिखते हैं, प्लीज़ आप उसको देखिए अच्छे से। इसमें मैंने जस्ट एक एग्जांपल ले लिया है और वही जो मैंने बताए थे यही सब इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl। अब यहाँ पे बात आई है हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो यहाँ पर भी क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी 1 होती है, सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है और H2O इसका इस तरीके से पूरा हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे ही हमारा यहाँ कार्बन और क्लोरीन की ले लिए। कार्बन की हमारी जो वैलेंसी 4 है वो किस तरीके से होती है ये बता देती हूँ आपको। ये थोड़ा अलग हटके है, इसमें शेयरिंग होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो शेयरिंग भी हम लोगों को जो शेयरिंग लिखेंगे वो भी हमारी वैलेंसी में ही आती है, ठीक है। तो कार्बन जो होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में हमारा वैसे तो एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। इसको अगर हम शो करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो हम शो करेंगे इस तरीके से 2 और 4 में। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 और चाहिए। तो ये 4 ले नहीं सकता और दे भी नहीं सकता, इसीलिए क्या करता है, शेयरिंग करता है। और शेयरिंग भी करेगा तब भी उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 ही होगी, इसीलिए इसकी 4 हो जाती है। और क्लोरीन की हमने ऊपर देखी है 1 हो जाती है। इनके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं इनकी वैलेंसी के और फॉर्मूला हमारा CCl4 निकल के आ जाता है। इसी तरीके से सारे फॉर्मूले हैं, आप पूरा प्रैक्टिस करना, जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछना आप लोग। अब यहाँ पे हम आयंस की बात कर लेते हैं। तो हमारे आयंस क्या है, हमने ऊपर देखा ना कि पॉजिटिव चार्ज भी आते हैं, नेगेटिव चार्ज भी आते हैं। तो ये हमारे है क्या, ये हमारे हैं आयंस। जो चार्जेस शो होते हैं ना कि कितने एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, तो वो हमारे कहलाए जाते हैं आयंस। आयंस को किस तरीके से कर सकते हैं हम कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो हमारे आयंस कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, आयंस हैं। और ये आए कैसे हैं, ये ऊपर इनकी वैलेंसी लिखी गई है। जैसे सोडियम की हमारी 1 होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, जब देना होता है ना तब हमारा पॉजिटिव साइन लगता है, तो Na पॉजिटिव लगेगा यहाँ पे, इसीलिए पॉजिटिव लगा है, ठीक है। ऐसे हमारे पोटेशियम की बात आ गई है, 19 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अगर हम तो 2 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 19 हो गया। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, जबकि इसको देना होता है, तब इसीलिए भी यहाँ पे प्लस का साइन शो किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमारा एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 13। और 13 को कैसे शो कर सकते हैं हम 2 8 और 3 में। तो 3 इलेक्ट्रॉन भी ये दे देता है, इसीलिए यहाँ पे भी कैसा लगा है साइन, पॉजिटिव। जब देगा इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव लगेगा, जब लेगा तो नेगेटिव लगेगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है वो हम कैसे शो करते हैं, उसके ऊपर में जाके प्लस या नेगेटिव में शो करते हैं। और यही हमारे होते हैं आयंस। पॉजिटिवली भी दिखाए हुए हैं आयंस और नेगेटिवली भी दिखाए गए हैं। नेगेटिव की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, जैसे कि क्लोरीन था, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 7 इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वो लेता है। जब भी लेता है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव का साइन आता है, ठीक है। ये भी हमारे क्या हैं, आयंस ही हैं। इस तरीके से होते हैं। अगर हम आयंस की बात करें तो आयंस को भी हम 2 अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जो हमारे होते हैं एक सिंपल आयंस
और एक होते हैं कंपाउंड आयंस। सिंपल आयंस में एक ही एलिमेंट होता है और आराम से उसकी वैलेंसी निकाल के हम ऊपर उसके चार्जेस को लिख लेते हैं। लेकिन जो हमारे कंपाउंड आयंस होते हैं वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम NH4 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, N है, मतलब नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ये हमारे इस टाइप के जो होते हैं वो हमारे होते हैं कंपाउंड आयंस। ठीक है, ये दोनों के ही आयंस हैं, इसमें कंपाउंड आयंस कहलाए जाएंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ पे आप ये याद कर लीजिएगा कि जो हमारे NH4+ का मतलब जो है, यहाँ पे जो अमोनियम आयन है उसका जो हमारा चार्ज है वो +4 का चार्ज है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स वो देगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कार्बोनेट है, यहाँ पे 2 लेगा इलेक्ट्रॉन, और जितना यहाँ पे वैलेंसी जो है वो 4 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी। नीचे वालों से कोई रिलेशन नहीं होता, ऊपर वालों से तो चार्जेस लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो इनकी वैलेंसी याद कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। आयनिक कंपाउंड के किस तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड के अगर हमें लिखने हैं केमिकल फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उस पूरे आयनिक कंपाउंड का ही वैलेंसी याद कर लेनी है। तो सोडियम का तो हमें पता ही है 1 है। कार्बोनेट का अगर हम देखें तो ऊपर हमने देखी थी कितनी थी, इसकी वैलेंसी 2 थी। इसके लिए भी ये जो है हमारे ग्रुप वाले, इनकी भी वैलेंसी मैंने आपको सिखाई है पहली वाली वीडियो में। आप केमिकल फॉर्मूला वाली वीडियो देखना, उसमें भी अलग से लिखना सिखाया है मैंने, उसको रीच करना। तो इस तरीके से, और वैसे भी ये गिने चुने होते हैं, आप इनको याद भी कर सकते हैं बाय टेबल, तो आराम से पूरे फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हमारा बन जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ऐसे ही बाकी फॉर्मूले भी लिखे जाएंगे। अब हम बात आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर। तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, मॉलिक्यूलर मास किसी भी एलिमेंट का वो होता है सम ऑफ द मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कितना एलिमेंट जो प्रेजेंट है उनके कितना मास है उनका सम। जैसे कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के, इनका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसका मास निकालेंगे और इसका मास निकालेंगे और दोनों के मास को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा होगा मॉलिक्यूलर मास। और ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो एलिमेंट का निकलता है, आयंस का नहीं निकलता, इतना याद रखना आप। ठीक है, किसका निकलता है, एलिमेंट्स का। और आयंस की बात जब आएगी तो चार्जेस लग जाएंगे, वो आगे फॉर्मूला मास आएगा उसमें, मॉलिक्यूलर मास में एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो जो हाइड्रोजन है इसका हमारा मास क्या होगा, एटॉमिक मास इसका 1 होता है और एटम 2 दे रखे हैं, प्लस इसका 16 होता है, तो हमारा इसका बन जाएगा 18U, इसका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। इस तरीके से सबके मॉलिक्यूलर मास निकलते हैं, चाहे छोटे से बड़ा कैसे भी हो। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी ले लिए गए हैं ताकि और आपके लिए सिंपल रहे, क्योंकि इसकी वीडियो अलग से बनी नहीं है, इसको यहीं बात समझाना पड़ेगा। वाटर का मैंने आपको बता दिया 18U होती है। ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं ना, 1 पॉइंट, इस तरीके से इसको मत करना आप, क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेन ही आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे HNO3 की अगर बात की जाए तो HNO3 हाइड्रोजन का हमारा जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और जो ऑक्सीजन है हमारा उसका होता है 16, और एटम है 3, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही निकालते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो 15 + 48, ये हो जाएगा हमारा 63। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ये था हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब हम देखेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। तो मैंने बोला था वो एलिमेंट के लिए होता है और ये हमारा आयंस के लिए होता है। तो अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है, बाकी सब सेम होता है। जैसे हम मॉलिक्यूलर मास में निकालते हैं वैसे इसमें निकालते हैं, बस यहाँ आयंस के लिए निकालते हैं, चार्जेस वाले हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे ये आयंस, बस सेम होता है और कुछ नहीं, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो आयंस होते हैं, वहाँ पे एलिमेंट्स होते थे, बस इतना। सेम प्रोसेस है। कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5 होता है,
और 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ऐड का साइन आएगा, सॉरी, और इसका हमारा 111 U हमारा हो जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, अब हम आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पर। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी सब्सटेंस में कितना हमारा एंटिटी प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट प्रेजेंट है एंटिटी की, जैसे कि एटम्स कितने प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स, आयंस, है ना, तो ये कितने प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में, उसको हम बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं, मोल। और जो मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में मोल कॉन्सेप्ट हमारा एक मोस्ट कन्वीनियंट तरीका है किस तरीके से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किसी भी रिएक्शन में किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एवोगैड्रो नंबर की बात। तो एक मोल में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वही हमारा कहलाया जाता है एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली यही होती है 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो ये वो नंबर है जो हमें बताता है कि किसी भी एक मोल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं किसी भी सब्सटेंस में। ठीक है, एक मोल के सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं वो हमें बताता है एवोगैड्रो नंबर। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या एटम्स भी हो सकते हैं। ये है हमारा पूरा मोल कॉन्सेप्ट। अब अगर हम बात करें मोलर मास की, तो मोलर मास क्या है, किसी भी सब्सटेंस में एक मोल सब्सटेंस में कितना मोलर मास है वही कहलाया जाता है। इसमें भी मॉलिक्यूलर जो मास होता है वही मोलर मास होता है, और कुछ नहीं है इसमें अलग। जो मॉलिक्यूलर मास होता है वही हमारा मोलर मास होता है। बस इसमें इसीलिए अलग से मैंने टॉपिक इसलिए ले लिया है क्योंकि इसको ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये जो है हमारा मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का एक मोल में, वो उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। और उसके एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है वो, और वो हमारा होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर को पूरा देखना है आपको, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नहीं आता वो बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो वो सॉर्ट आउट कर दी जाए जल्द से जल्द। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो।